गुड आफ्टरनून। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। कैसा गया पेपर? बढ़िया। मजा आया पेपर देखे जेई एडवांस का? अभी तो करते हैं बट कौन से क्वेश्चन में डाउट है वो सब डिस्कस करेंगे। 146 फोड़ दिया किस? रेहान कह रहा फोड़ दिया। रुचित 146। आयुष्मान 120। थर्मो में मोजा आ गया। ओके। मजा आ गया। सर कुछ टफ है बट पेपर इज गुड। मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या था? जेई एडवांस का पेपर था बेटा, जेई एडवांस का लेवल ही था। जेई एडवांस का पेपर था, जेई एडवांस का लेवल ही था। सर अच्छा पेपर था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे सारे सब्जेक्ट में। मजा आया अभिषेक को, चलो बहुत बढ़िया। पेपर। चलो डिस्कस करते हैं पेपर को। क्वेश्चंस अभी मैं लेता हूं वन बाय वन करके। देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, पेपर जब देते हो संडे को पेपर था, ऐसा नहीं कि पेपर दे दिया जो हो गए जो हो गए, जो नहीं हुआ जो नहीं हुआ। ये कभी पेपर देने का तरीका नहीं होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। आप बहुत कुछ गलत कर रहे हो। यानी केवल पेपर देने से कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से हम एनालिसिस करेंगे उतना हमें फायदा मिलेगा, उतना उससे बहुत ज्यादा फायदा हमें मिलेगा, आप ये कह सकते हो। तो एनालिसिस बहुत सही होना चाहिए। एनालिसिस में आपको ये देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन किए, उसमें से कितने गलत हुए। अब जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, क्यों, वहां पर क्या गलती की। और गलती करना देखो कोई गलत बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि यार गलती क्यों कर दी। होना ये चाहिए कि उन गलतियों को रिपीट ना करो, वापस नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए भाई, क्या हुआ था, क्या आपने पढ़ा, क्या आपको याद नहीं रहा, क्या आपने उस तरह ढंग से नहीं पढ़ा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अभी हम लर्निंग स्टेज में हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, हमें लगता है यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको उस फोकस से नहीं पढ़ते, उतना स्ट्रेस नहीं देते, और बाद में पता चलता है यार इस पर क्वेश्चन आ गया यार। तो इसीलिए धीरे धीरे हमें यह भी समझ में आता है कि किसको हमें और अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज हमने छोड़ दी। अगर उसी पर क्वेश्चन आता है तो फिर हमें वो और अच्छी तरह से याद भी रहता है। तो जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे उनको भी करो, क्योंकि वो आपके वीक पॉइंट्स हैं। उन पर अगर हम एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो जो वीक पार्ट है वो वीक ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, बट जो वीक पार्ट है उसको भी तो स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो इसलिए यहां पर पेपर का एनालिसिस जो है वो बहुत जरूरी है। पेपर में अगेन मैं कह रहा हूं, डजेंट मैटर कि आपके कितने मार्क्स आए, 10%, 20, 30, वॉट एवर। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ और कितने आ सकते थे, और जो आपको लग रहा था यार ये तो मुझे नहीं आता है, बस ये इंश्योर कर लो कि नेक्स्ट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस वापस आते हैं, यही क्वेश्चंस वापस आते हैं, या इस तरह के वापस से कोई क्वेश्चन आते हैं, वो होने चाहिए, वो होने चाहिए। ठीक है। शोभित इज सेइंग डिसअपॉइंटेड वेरी मच बाय रिजल्ट्स। तो शोभित, उसका कारण क्या है पहले तो आई थिंक ये भी ढूंढो। अगर हम डिसअपॉइंट है, हमें डिमोटिवेटेड हम फील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें होती है ये हमें मोटिवेट करनी चाहिए। आपके कम मार्क्स आपको मोटिवेट करना चाहिए, आपके खराब मार्क्स आपको मोटिवेट करना चाहिए कि यार मेरे खराब मार्क्स आए, नाउ आई हैव टू डू समथिंग, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो कम मार्क्स है ये मेरे हिसाब से एक तरह का मोटिवेशन है कि भाई कुछ करो, नहीं तो मार्क्स और कम हो जाएंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, यूं कह दो। मोटिवेशन बोल दो या यूं बोल दो कि तुम्हारे पर
किक किया जा रहा है तुम्हें, वी आर जस्ट किक यू आर टू यू, किकिंग यू टू यू। तो इसीलिए आप करो कुछ अच्छी तरह से। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सही हुआ था क्या ये? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये फॉल्स है बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर वाली टर्म्स नहीं लिखी हुई है, तो आई थिंक इज ऑलवेज जीरो इन ए क्लोज सिस्टम। तो फॉल्स बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन होना चाहिए। ये ट्रू है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स इज ऑलवेज जीरो इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा सिस्टम इज ऑलवेज जीरो इन ए क्लोज सिस्टम। ये भी फॉल्स हो गया। हाँ, लेकिन अगेन एन आइसोलेटेड सिस्टम ही अपने आप में क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया। इसीलिए ये डेल्टा एस सिस्टम भी एक तरह से डेल्टा एस यूनिवर्स ही है। बॉम्बे और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। ये आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये बेसिक क्वेश्चन है। डेल्टा एस सिस्टम दे रखा है, डेल्टा एस सराउंडिंग्स दे रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइसोबारिक यानी प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स। यानी बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बेसिक। यहां पर पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कौन सा क्रिस्टल है? ये सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी, क्या है ये? बताओ। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। क्या लगता है ये सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी? इट्स बिल्कुल सही कहा, ये एफसीसी है, एफसीसी। लेकिन इसको कैसे देखोगे? बहुतों को लगता है कि यार ये तो बीसीसी है। देखो बीसीसी में जो फर्स्ट लेयर है उसके एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये नीचे वाले एटम्स देख रहे हो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर आप बीसीसी की बात करते हो, यहां पर तो हमने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, तो ये चारों एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते, तो इसीलिए ये बीसीसी नहीं है। अब एफसीसी कैसे दिखेगा वो अगर मैं बात करूं, तो एफसीसी अगर हमें देखना है तो ये दो एटम, इसको देखो आप, ये एक फेस के कॉर्नर है, ये व्हाइट एटम फेस का सेंटर, और फिर ऊपर दो जो येलो एटम आएंगे वो वापस उस फेस के कॉर्नर एटम हो जाएंगे। या ये आप एक तरीका देख रहे हो, इसी को या तो ऐसे देखो, या इसी लेयर में अगर आपको फेस बनानी है, इसी लेयर में अगर फेस बनानी है तो वो फेस कुछ इस तरह से बनेगी। ये एक फेस है ऐसे। ये व्हाइट एटम जो है ऊपर है, व्हाइट एटम ऊपर है, यानी ऊपर वाली फेस का सेंटर। तो ये हो गया एफसीसी, और फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 75%, क्योंकि वो वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज कर दी हमने, तो इसीलिए ये आंसर, नियरेस्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो वो कुछ बदल जाएगा। बेटा हर ए बी ऐसे थोड़ी कि ए बी डिफरेंस होता है ना। क्या बीसीसी में ये नीचे वाले चारों एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे? क्या बीसीसी होता अगर ये नीचे वाली लेयर के एटम्स ऐसे दूर दूर होते, तो आप इसे बीसीसी बोल सकते थे, लेकिन अभी ये राइट नाउ बीसीसी नहीं है। नेक्स्ट, a diatomic gas is used in an Carnot engine as a working substance. In an adiabatic expansion, volume of gas increases 2 times. Then what is the percentage efficiency of
कार्नोट इंजन, देखो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता ही है, T2 माइनस T1 अपॉन T2। अब हमें किसी तरह से, या यूं कह दो 1 माइनस T1 अपॉन T2, परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें किसी तरह से अब T1 अपॉन T2 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या कहा जा रहा है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है बी से सी, एडियाबेटिक एक्सपांशन वाली जो बात आ रही है, एडियाबेटिक एक्सपांशन, यहां टेम्परेचर होता है T1 T2, यहां होता है T1। तो T2 वी बी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T1 वीसी की पावर गामा माइनस वन। तो यहां पर हमें T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू वीसी अपॉन वीबी की पावर गामा माइनस वन। और क्या कहा जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस 2 टाइम्स, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 2। गैस कौन सी है, डायटोमिक, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए गामा क्या होगा, तो गामा की वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए 7/5, सीवी डायटोमिक के लिए 5/2 R, सीपी 7/2 R, तो गामा 7/5। लेकिन व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, ओके, तो T2 अपॉन टू की पावर कैलकुलेशन की फाइट हो गई भाई, कैलकुलेशन की फाइट है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें गड़बड़ हो रही है, बिना डेटा के आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना मुश्किल है। आंसर ऐसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये वैल्यू तो 1/2 की पावर 5 है। इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। होगा कैसे वो बता दिया मैंने, बट कैलकुलेशन में ये डेटा होना चाहिए तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कैलकुलेट वर्क डन, तो आई थिंक ये तो आसान है। हाँ, वो आ जाएगा आंसर आयुष, इसका आंसर तो आ जाएगा। ये वैल्यू जब तुम निकालोगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.75, 7575। तो ये
नियर बाई जो वैल्यू ये है वो 0.76 है, 0.76 यानी 0.24। तो आंसर तो इससे आ जाएगा 24, लेकिन क्योंकि ये कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा, ये डाटा क्वेश्चन में होना चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो एट ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली इन 3 स्टेप्स। इन ईच स्टेप द प्रेशर इज ड्रॉप्ड सडनली एंड हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, वो प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर फिक्स है। तो प्रेशर यहां पर 2 से 1.6, देन 1.2 एंड फाइनली 1 हो गया। तो आपको यहां पर एक्सप्रेशन लिखना होगा, वर्क डन वाला आंसर निकालना होगा। माइनस पी एक्सटर्नल, एनआरटी कॉमन ले लो, 1 अपॉन फाइनल प्रेशर माइनस 1 अपॉन इनिशियल प्रेशर इंटू एनआरटी। ये वैल्यू देखो फिक्स है। फर्स्ट स्टेप में इनिशियली 2 था, कितना कर दिया 1.6, तो 1.6 माइनस 1 अपॉन 2। एनआरटी को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, एनआरटी को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, देन माइनस 1.2, 1.2 माइनस 1 अपॉन 1.6। देन थर्ड स्टेप में माइनस 1, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1/2, और ये सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एनआरटी। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़े। आर की वैल्यू दे रखी, इसमें आप ज्यादा नहीं कर सकते हो। इसका आंसर कुछ और आएगा, इसके आंसर में करेक्शन है। वैल्यू बदल ली जाएगी। आंसर में आपको बता दूं, इसका आंसर जो आएगा वैसे एग्जैक्टली बात करूं नहीं तो रेंज में एग्जैक्टली तो आंसर ये आएगा। जेई में भी रेंज आती है, मैंने कुछ डेटा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ डेटा में यहां पर 8 किया था, बट वो 8 हुआ नहीं। तो ये तो है एग्जैक्ट आंसर इसका। एग्जाम में क्या आंसर दे रखा है इसका? एरो बना के करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है, वाटर का वेपर प्रेशर 310 केल्विन पर 25 टोर है। मतलब अगर 25 टोर एक्सटर्नल प्रेशर है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 310। मतलब 310 पर अगर टेम्परेचर 300 केल्विन है, 25 टोर है, तो इस पर अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो इसका डेल्टा जी क्या आ जाएगा, 0। यहां पर इसका डेल्टा जी जो है वो 0 आ जाएगा। लेकिन हमें किस कंडीशन का डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी नोट हमें किस कंडीशन का निकालना है, लिक्विड 310, सॉरी हाँ 310, लेकिन किस कंडीशन का, 750 टोर का। 750 टोर पर 310 केल्विन का डेल्टा जी नोट, और डेल्टा जी नोट में एक लाइन लिखी हुई, स्टैंडर्ड स्टेट प्रेशर इज डिफाइंड एज 750, यानी 1 बार की जगह 750 लेना है। तो H2O गैस 310 750, क्या करेंगे अब, ये डेल्टा जी निकालना है। ये डेल्टा जी आपको पता है 0, क्या ये बाकी के दोनों डेल्टा जी निकाले जा सकते हैं? ये वैसे भी नेग्लेक्ट कर दोगे, लिक्विड का है तो केवल ये टर्म आएगी, मेनली ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी ये डेल्टा जी इसके बराबर होगा NRTln 750 अपॉन 25। ये आंसर आएगा।
इसका आंसर मैं सही करवाता हूं, ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा थोड़ी रेंज में आंसर मिले। अगर मैं रेंज देता हूं इसकी, तो रेंज अगर मुझे कहा जाए कि इसकी रेंज क्या है, या जेई एडवांस में भी ये क्वेश्चन आता, तो इसकी रेंज होगी वो 8750 से मान के चलो 8770, इतनी रेंज आएगी, 8750 से 8770, उस रेंज में होगा ये। तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, जेई एडवांस में ऐसा होता है। क्लियर क्वेश्चन में कोई डाउट? और इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसको किलो पास्कल को कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में। इसको बार में पुट करना होगा, यानी 10⁴ किलो पास्कल, यानी 10⁻³ पास्कल। तो बार में कन्वर्ट करना है 10⁵ से, तो 100 बार। ये प्रेशर जो है वो 100 बार हो जाएगा। तो यहां पर अब आपको फॉर्मूला जो लगाना है, डेल्टा जी इक्वस टू डेल्टा जी नॉट विच इज -RT ln KP, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, RT ln Q डिवाइडेड बाय KP। ये KP नॉट ही होता है। तो अब यहां से आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। RT की टर्म्स में आंसर चाहिए, ln Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू यहां से निकालो तो 100 बार, इसका भी 100 बार है, इसका भी 100 बार है। तो Q की वैल्यू जो हो जाएगी 100 की पावर क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10⁻3। दिव्यांशु बेटा करते रहो, आएंगे मार्क्स, तरीका यही और कुछ नहीं है। और लाइफ में मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें इसी तरह से और मुश्किलों से मिलेगी। अभी तक बड़ा आसान था, धीरे धीरे सारे जो चीजें ना वो आसानी से नहीं मिलेगी, बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। और जब आप एक बार उस बैरियर को क्रॉस कर जाओगे ना, अभी आपको लग रहा है टफ है, लेकिन जिस दिन उस बैरियर को क्रॉस कर जाओगे उसके बाद लगेगा यार ठीक है, ये तो आपके लिए हैबिट हो गई, वो आपकी आदत बन जाती है, फिर आपको वही काम आसान लगने लगता है। बट इनिशियली वही मुश्किल लगता है, और बीच में जो हार जाते ना, वहीं पर गड़बड़ होती है। तो इसीलिए फाइट करो। एक बार वो बैरियर क्रॉस हो गया, एक बार बैरियर क्रॉस हो गया, फिर सब कुछ आसान है, फिर सब कुछ बड़ा आसान लगेगा और तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, तो बिल्कुल नॉर्मल सा लगने लगेगा। देन आंसर आ जाएगा इसका -RT, यही आंसर है इसका। For the chemical and phase change carried out at equilibrium, carried out at equilibrium, इक्विलिब्रियम पर केवल एक ही आंसर, कैलकाटा, डेल्टा जी इज 0, बाकी का कोई पैरामीटर 0 नहीं होगा। आई थिंक आसान क्वेश्चन है। पहले डेल्टा यू से डेल्टा एच निकालो, एंट्रोपी चेंज निकालो, फिर डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो जेई के पेपर भी ऐसे ही आते हैं बेटा, जेई के पेपर भी अगर आप इस साल के जेई के क्वेश्चन देखोगे तब भी ऐसा ही लगेगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इक्विलिब्रियम पर एंथैल्पी में ही चेंज होगा, 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन पर
1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन पर। अगर मैं H2O लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट करता हूं, H2O लिक्विड को H2O गैस में हीट देनी पड़ेगी, डेल्टा H पॉजिटिव, सिस्टम की एंट्रोपी भी बढ़ेगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा, डेल्टा S भी पॉजिटिव, बट प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इसीलिए डेल्टा G 0। बेटा ऐसे सप्तांशु ऐसे पूछोगे तो वापस पूरी थर्मोडायनेमिक्स देखो, ऐसे आंसर नहीं आएगा। हर्षित का कहना है जेई इजी है इसके आगे, ऐसा? इसको मैं अपने लिए पॉजिटिव कमेंट मानता हूं, क्योंकि अगर मैं जेई से अच्छे टफ पेपर बना पा रहा हूं तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात ही है। आसान नहीं होते बेटा जेई के पेपर्स, उससे टफ पेपर बनाना मुश्किल काम है। तो एक कॉम्प्लीमेंट जो दिया उसके लिए अच्छी बात है। दिव्यांश थर्मोकेमिस्ट्री से ज्यादा अच्छा है, थर्मोडायनेमिक्स से कंटिन्यू करो, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर से करना। काइनेटिक्स स्टार्ट होने ही वाला, उससे कंटिन्यू करना, उससे अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्स के से लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो। अनन्या इज आस्किंग केपी और क्यू में क्या डिफरेंस है? देखो केपी जो होता है वो तभी एक्सप्रेशन लिखते हो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाए, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, के इक्विलिब्रियम पर बी और ए की कंसंट्रेशन या प्रेशर का पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, चलो इसको ऐड ले लेता हूं, ये तभी लिखते हो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। अब किसी भी टाइम पर ए का कुछ प्रेशर है, बी का कुछ प्रेशर है, और अगर वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो फिर बी और ए का जो रेशियो है वो के बराबर नहीं होगा, वो के बराबर नहीं होगा। ये के बराबर तभी होता है जब इक्विलिब्रियम है। हाँ, धीरे 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 क्यू की वैल्यू किसके बराबर होने की कोशिश करती? के की, के यानी क्यू की वैल्यू केपी के बराबर होने की कोशिश करेगी। जैसे ही क्यू केपी के बराबर होगा सिस्टम किस स्टेट में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। चलिए आगे बढ़े, ये आसान क्वेश्चन है। फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन, एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन में आपको भी पता है टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, एनसीवी वाली टर्म जीरो, एन आर एल एन P1 अपॉन P2, यानी 0 प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2, ई की पावर 4 टू ई की पावर 3, यानी 3 बाहर और ये 1, 3NR, यही आएगा क्या? 3NR, आर की वैल्यू कैलोरी में तो 3 मोल्स 5, आर की वैल्यू 230। ये तो हो गया होगा बेटा, वही होता है भावादीप, काइनेटिक्स का मतलब केमिकल काइनेटिक्स से ही है। सोनू सिंह सर इस टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला, बढ़िया बात है। यार रुचित, अब क्या ना, एक चीज बताऊं, अब 12th में आ गए हो, थोड़े टाइम के बाद तुम्हें जेई देना है। अब भी अगर हम प्री रिक्विजिट और इनकी बातें करेंगे तो थोड़ा अजीब सा साउंड करता है। कुछ ना कुछ हर चैप्टर से मिक्स चीजें आती ही आती है। 10-15% सब जगह होगा, बट बेसिक चीजें मोल और वही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। देन यहां कोई गैस है 0.1 बार वैक्यूम है। नाउ द स्टॉपर्स आर रिमूव्ड सो दैट द गैस एक्सपेंड्स टू 2 लीटर।
और heat is supplied to the gas so that final pressure of the gas equals to the 0.1 bar. तो हमें बताना है कि कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ द प्रोसेस. प्रोसेस का क्या बताना है? डेल्टा एच. वर्क डन 0 है क्योंकि वैक्यूम पिस्टन भी मासलेस, तो वर्क डन इसका 0. तो हीट जो हमने यहां पर सप्लाई की है और फाइनली प्रेशर कितना हो गया? 0.1. तो अब इसमें पहले क्या निकालेंगे? पहले क्या निकालोगे? प्रेशर पहले भी 0.1 था, अभी भी 0.1 है, लेकिन वॉल्यूम हो गया डबल. 1 लीटर 1 लीटर वॉल्यूम हो गया डबल. प्रेशर अभी भी 0.1 बार ही है, इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हो गया होगा? डबल हो गया होगा. डेल्टा एच निकालना है. कौन सा फॉर्मूला? NCP T2 माइनस T1. आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए NCP T2 माइनस T1 आप लगा ही सकते हो. आइडियल मोनोएटॉमिक गैस. अब प्रॉब्लम है कि इसको हमारे पास T1 T2 नहीं पता, हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर के डेटा. लेकिन हाँ ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर जो भी था उसका डबल हो गया, T2 माइनस T, तो NCP T. अब आप CP को क्या लिख सकते हो गामा की टर्म्स में? तो CV जो होता है CP अपॉन CV. CV की वैल्यू हमें पता है, CV इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस 1. तो ये हो जाएगा N गामा R अपॉन गामा माइनस 1T. और NRT को PV लिख सकता हूं, NRT को PV लिख सकते हैं हम. तो यहां पर ये हो जाएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1 और NRT को क्या लिख दिया? P इंटू वी. इनिशियली प्रेशर पता है 0.1 और इनिशियली वॉल्यूम भी है 1 लीटर. तो गामा अपॉन गामा माइनस 1, प्रेशर 0.1, वॉल्यूम 1 लीटर. तो ये बार इंटू लीटर में आ गया. गामा की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना. आई थिंक मोल्स नहीं दे रखे, पॉइंट मोल्स भी दे रखे तो निकाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो. पैराग्राफ दे रखा था एक, आसान है वैसे. चलिए एक बार वापस से इसको देख लेते हैं. ये मोर देन वन का क्वेश्चन था. ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था आई थिंक. हाँ ये भी सिंगल करेक्ट. ये हटा दो, ये क्वेश्चन हटा दो. ये क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ी लेंदी है लेकिन जेई में इस तरह से आते हैं. ये ज्यादा लेंदी नहीं है, इसका आंसर में मैं चेंज करवा दूंगा. एक क्वेश्चन हट गया और एक क्वेश्चन का आंसर मुझे चेंज करवाना है. ये क्वेश्चन
जिस तरह की हमने प्रैक्टिस की थी, ये आसान क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने बता चुका हूं, क्लास में डिस्कस किया है, ये क्लास का क्वेश्चन है। अनय का कहना है सर 84 रैंक आई है, बढ़िया। ये डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच टी माइनस टी डेल्टा एच। एडियाबेटिक का ये आसान क्वेश्चन है, होना चाहिए। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये जेई एडवांस टाइप क्वेश्चन है, सडनली नहीं समझ में आता कि क्या करें, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं होता, डेल्टा एच निकालना है, आइडियल गैस लिखी हुई है, एनसीपी डेल्टा टी का फॉर्मूला लगा सकते हो हमेशा। तो एक होता है ना, स्टार्ट कहां से करें, बहुत बार ये क्लिक नहीं करता कि कहां से स्टार्टिंग करें, तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा, थोड़ा बहुत हाथ फेर मारना पड़ता है। तो यहां पर क्वेश्चन देखा जाए तो सडनली नहीं क्लिक करता, लेकिन हाँ, डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, मोनो एटॉमिक दे रखा है, गामा की वैल्यू पता है, 5/3 पुट करो, सोल्व हो जाएगा। पैराग्राफ आसान है, आइसोथर्मली रिवर्सिबली पहले एक्सपेंड किया। ये ऑलमोस्ट, अगर आप इस साल का जेई का क्वेश्चन देखोगे, इस साल का जेई एडवांस का क्वेश्चन देखोगे, तो लगभग इसी तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया है। लगभग इसी तरह का क्वेश्चन आया है, समथिंग लाइक दिस, इस साल के जेई के पेपर में भी। तो पेपर जो है, मेरे हिसाब से अगर हमने बहुत अच्छी तरह से यानी किया है तो मार्क्स आएंगे, लेकिन हाँ, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कहीं पर भी हम वीक हैं तो गड़बड़ होगी। बट ये नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा मार्क्स आए, बट कोशिश ये करो 30% के आसपास मार्क्स आए इस पेपर में। फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं, 30-35% बहुत इजीली ला सकते हो आप। 35% में कोई बड़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं है, वो आप ला सकते हो। हाँ, 50 तक लाए जा सकते हैं, 50 के अबव अगर स्कोर करना है तो हाँ, देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो आसान नहीं है। लेकिन जेई में वही चैलेंज है। तो जेई एडवांस के लेवल का पेपर है, क्वेश्चन करो, मजा आएगा क्वेश्चन करके। अगर ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो मतलब हम सही डायरेक्शन में, और क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तब भी हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। एक और बात मैं बता दूं, क्वेश्चन करना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ भी पा रहे हो, अगर आप उसका सॉल्यूशन समझ पा रहे हो, आपकी गलतियां आपको पता चल रही है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, बहुतों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में करें क्या, स्टार्ट कहां से करें, एंड कहां से करें, सॉल्यूशन सामने होता है तब भी नहीं समझ में आता। तो अगर आप सॉल्यूशन भी समझ पा रहे हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ट्रैक पर हो। अगर आप में से किसी को लगता है कि क्वेश्चन नहीं हुए लेकिन मुझे सॉल्यूशन तो समझ में आ रहा है, तो मतलब आपने आधी फाइट जीत ली है, ये मैं आपको बता दूं। अब बीच में मत छोड़ना उस चीज को। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं मतलब आप बहुत क्लोज हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स और लगाओगे ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। यार कितने स्टूडेंट्स थे वो मुझे नहीं पता, परसेंटेज पर देखो बेटा, केवल केवल तुम अपने परसेंटेज पे देखो, डजेंट मैटर कितने बच्चे थे। और परसेंटेज सीधा सीधा जेई से रिलेट करो। मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी स्टोरी बता देता हूं, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं। 35%, अगर आपको 10,000 यानी 30 से 35% के बीच में मान के चलो अगर मार्क्स है, तो 10,000 के आसपास की रैंक आती है। अगर आप 55% से 60% हो तो इसका मतलब रैंक वही 1000 के आसपास। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, 35% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए तो रैंक 10,000 के आसपास आ जाएगी। यहां पर रैंक से बहुत ज्यादा मत रिलेट करो। अगर किसी के 190 200 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, 200 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो उनकी रैंक मेरे हिसाब से 1500 2000 के आसपास बोल सकते हो। पेपर टू पेपर वेरी करता है, बट अगर हाँ आपके मार्क्स अगर 200 के आसपास है, 200 के आसपास मार्क्स है, तो आपकी रैंक आप मान के चलो कि 2000 है। तो आप उससे रिलेट कर लो अपने आप को फॉर द टाइमिंग, कि कितने बच्चों से रैंक से ज्यादा अच्छा है, कि आप अपने परसेंटेज से रिलेट करो।
32%, 35%, जो भी है। चलो अब मैं आगे बढ़ूं। देखो ये मैं आपसे एक और चीज बता दूं, ये थर्मोडायनेमिक्स का पेपर आपने दिया है, लेकिन एक अच्छा खासा रिवीजन है। जो थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको पढ़ाई है उसका एक रिवीजन आप कह सकते हो। सारे क्वेश्चन है, एंट्रोपी के क्वेश्चन है, डेल्टा जी के क्वेश्चन है, एडियाबेटिक प्रोसेस के क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का भी क्वेश्चन थे, सॉलिड स्टेट पर भी है। तो एक तरह से रिवीजन है आपका। सॉलिड स्टेट का कितना क्वेश्चन था, एक ही था या दो थे? एक ही था लग रहा है। नहीं, दो क्वेश्चन थे सॉलिड स्टेट के। दिव्यांश का कहना, सर ये कंसेप्ट इतने अच्छे से आते हैं फिर भी अप्लाई क्यों नहीं कर पाते हो? टाइम लगता है दिव्यांश, टाइम लगता है। वहां पर एक लिमिटेड टाइम में चीजें क्लिक करना, फिर कैलकुलेशन सही करना, ये इतना आसान काम नहीं है। बहुतों को जेई में बहुत कुछ आता है, लेकिन टाइम का प्रेशर रहता है। रिवीजन कितना जल्दी किया हुआ उस पर डिपेंड करता है कि उस मोमेंट पर क्लिक करना चाहिए। आता तो था लेकिन उस मोमेंट पर क्लिक नहीं किया। बहुत बार ऐसा लगता नहीं यार कि ओ यार वो याद क्यों नहीं आया। जो मोमेंट पर जरूरी होता है वो याद भी आना चाहिए। पता होना एक अलग बात है, बट उस मोमेंट पर क्लिक करना ये अलग बात। मैथ्स फिजिक्स नहीं होते बेटा, सब पढ़ना पड़ेगा। टाइम को इक्वली डिवाइड करो अपने पूरे दिन को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जितनी क्लासेस है हर हर क्लास के लिए 2 घंटे रिजर्व कर दो। हर क्लास के लिए मिनिमम 2 आवर्स का स्लॉट फिक्स कर दो। किसी के लिए थोड़ा कम, किसी के लिए ज्यादा कर सकते हो, लेकिन एवरेज 2 आवर्स फिक्स कर लो। लेकिन बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि आपका रिविजन होता रहे अच्छी तरह से। ये भावादीप, अभी भी तुम्हें डाउट है? भावादीप, ये शीट कर लोगे ना तो फर्स्ट रैंक भी आ सकती है, ये बता दूं तुम्हें। और फर्स्ट रैंक वाला भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, ये भी बहुत क्लियरली बता दूं तुम्हें। फर्स्ट रैंक वाला भी इससे कम ही क्वेश्चन कर रहा होगा। ये शीट कर लोगे तो फर्स्ट रैंक भी आ सकती है। और पहले भी जो रैंक लाए हैं, टॉप 10 में भी लाए हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे इस बार भी। आप सोचो, 36 रैंक वाले ने भी यही किया है, 42 वाले ने भी यही किया है। और जो 36 ला सकता है वो कुछ भी ला सकता है। तो इधर उधर की बातें ज्यादा मत करा करो, वो सब तुम्हें पता है, ये सब तुम्हें पता है, मैं 4 4 बार बोल चुका हूं। तो वो बार बार है ना, पूछने वाली जो आदत होती ना, वो बड़ी खराब होती। कि बस कुछ करना नहीं होता, पूछते रहो, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। अरे एक ही चीज करने के लिए बोला है, और कुछ करना ही नहीं है। एक ही चीज करने के लिए बोला है। और ये चीज एक और आपको बहुत क्लियरली बता दूं, देखो जेई एडवांस का जो पेपर है उसका क्वेश्चन टफ वाले हैं। केवल S1 O1 के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ऐसा नहीं है, S1 O1 के लाइक भी कुछ से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। लेकिन 30-40% जो क्वेश्चन हैं वो टफ वाले हैं। टफ क्वेश्चन की आदत डालनी पड़ेगी। और मैं वापस एक चीज बता दूं आपको, जब तक आप टफ वाले क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तो आसान वाले भी तुम्हें टफ लगेंगे, ये ध्यान रखना। वो आसान वाले क्वेश्चन को भी आसान बनाना है ना तुम्हें, तो टफ क्वेश्चन करो। नहीं तो आसान भी तुम्हारे लिए उतने ही टफ रहेंगे। तो टफ क्वेश्चन इसलिए भी करना जरूरी है ताकि समझ में आए कि ये आसान है, वो आसान लगने लगेंगे। ये बंडा बहुत क्लियर है, बहुत सही है। हर इंसान दुखी होता है, पता है, हर इंसान दुखी होता है दुनिया में। हर किसी को लगता है मेरा दुख सबसे बड़ा। लेकिन जब आप किसी और के दुख को देखते हो ना, तब समझ में आता है कि यार इसके दुख के सामने मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। तब आदमी खुश हो जाता है। सीरियसली बता रहा हूँ। है ना, कभी कभी देखो, अभी आप तो खैर छोटे बच्चे हो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं सजेशन दे रहा हूँ, बट बड़े लोगों के लिए जिसको लगता है यार मेरी लाइफ में बड़ी परेशानी चल रही है, जिस शादीशुदा आदमी होता है वो कभी है ना हॉस्पिटल, जहाँ ट्रॉमा सेंटर होते हैं ना, जहाँ एक्सीडेंटल वाले केसेस आते हैं, वहां जाके खड़े हो जाए ना, तो वहां उन्हें पता चलेगा।
वहां उसे समझ में आएगा नहीं मेरा दुख तो बहुत छोटा है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है, एक छोटी सी चोट भी लग जाती ना, हो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, इतना सा कट लग जाए तो ऐसा लगता है ओ हो, आज तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्यों दर्द। और उसी के आगे एक बड़ी चोट और लगा दो। सीरियस बता रहा हूँ, किसी दिन मान लो राइट हैंड पे थोड़ा कट लग जाए ना, तो सर लिख नहीं पा रहा हूँ, क्यों, यहाँ कट लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा कट लगा हुआ, लिख नहीं पा रहा हूँ। एक काम करना, लेफ्ट हैंड पे थोड़ा बड़ा कट लगा लेना। ध्यान रखना, नस काटने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझना बात को। फिर देखना राइट हैंड वाला दर्द गायब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं सर, ये तो ऐसे ही इधर दर्द हो रहा है सर, इधर दर्द हो रहा है, इधर तो नहीं हो रहा, इधर ज्यादा दर्द हो रहा है। क्योंकि दर्द तो क्या, एक दिमाग तो एक ही है, वो दिमाग एक ही है, तो इधर वाला दर्द इधर वाले दर्द को गायब कर देता है। चलो, होमवर्क थोड़ी दिया था मैंने, नहीं दिया था। वे हाँ, अच्छा जी, कि अपनी अपनी थोड़ी स्टोरीज कुछ लिख तो रहे हैं, लेकिन मैं अभी ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो भाई वापस से करो, कोई बात नहीं। पेपर देने के बाद लगता है कि शीट को वापस करना चाहिए, सही बता रहा हूँ। वापस से एक बार पूरी शीट लगा लो। 2 दिन 3 दिन, नेक्स्ट 4 दिन में कोशिश करो कि सर वापस पूरी शीट करूंगा मैं। ठीक है, दिखाना नीचे, ऊपर थोड़ा और, ऊपर और और। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बॉन्ड एंथैल्पी बता दी थी। थर्मो पार्ट 1 का S2 और एडवांस एक्सरसाइज अभी डिस्कस नहीं हुआ है। हाँ यार, करनी तो है बेटा, टाइम का फाइट होता है यार, चलो देखते हैं। यार मैं तो दे सकता हूँ, मुझे थोड़ा तो तुम्हारे प्रॉब्लम वहां होती है, तो चलो थर्मोकेमिस्ट्री पर आ जाते हैं वापस। थर्मोकेमिस्ट्री, तो लास्ट क्लास में हमने बॉन्ड एंथैल्पी वाली बातें की थी, और मैंने ये बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में होने चाहिए। सिंपल से 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूं। H2 + O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस H2O लिक्विड। ठीक है, देख लेना। डेटा क्या दे रखे हैं, करना क्या, डेल्टा H निकालना है, और वैल्यूज क्या दे रखी है, बॉन्ड HHOOH XYZ, बॉन्ड एंथैल्पी। और एक और डेटा दे रखा है, डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड W। पर मोल है, ध्यान रखना ये सब पर मोल है। जल्दी से आंसर बताओ, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, उससे ज्यादा का टाइम नहीं है। सार्थक देखो यार, कितना होगा वो नहीं पता, लेकिन हमें लगना पड़ेगा, जो भी टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस साल कुछ बेनिफिट मिले ना मिले, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तुम्हें इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। मुश्किल होता है, लेकिन एक साल में जेई को कंप्लीट, जेई एग्जाम क्रैक करना मुश्किल काम है। जो 12th के बाद जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर जिन्होंने 12th तक जेई की तैयारी नहीं की है, तो 12th के बाद 1 ईयर में जेई क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अभी से स्टार्ट करो, जितना कर सकते हो उतना अच्छा है, जितना कर पाओगे उतना अच्छा है। बट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, जितने चैप्टर्स हो सकते हैं उनको करो, लेकिन उनको अच्छी तरह से करो, आधा अधूरा कुछ मत करना। आधा अधूरा नहीं कि थोड़ा कर लेता हूं, थोड़ा नहीं, जिसको करो अच्छी तरह से करो। हाँ, शीट में से कम कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस कम कर सकते हो। इस रिएक्शन का डेल्टा H बताना है, X + Y - Z 2X
प्लस वाई माइनस 4z, 2x प्लस वाई माइनस 4z, w आएगा ही नहीं, 2x प्लस वाई माइनस w, 2x प्लस वाई माइनस 4z माइनस w, 2x प्लस वाई माइनस 4z माइनस w, 2x प्लस 2y प्लस, एक जगह गड़बड़ कर रहे हो। तो ये डेटा तो याद है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। देखो, या तो बिना अगर एरो बना के करना चाहते हो, बिना एरो के करना चाहते हो, तो डायरेक्टली ऐसे सोचो कि पहले तुम्हें एच एच बॉन्ड तोड़ना होगा, लेकिन कितने मोल, 2 मोल, तो यहां पर इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 2x। ये एच एच बॉन्ड टूट गए सारे। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए कितनी एनर्जी, y। अब हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब ये कंबाइन होकर बॉन्ड एंथैल्पी अगर सोच रहे हो, तो ये कंबाइन होकर H2O गैस बना रहे हैं। यहां पर एक मोल H2O में कितने बॉन्ड है, 2 मोल। तो 2 मोल में कितने होंगे, 4 मोल, -4z। बॉन्ड बन रहा है इसीलिए माइनस साइन, लेकिन अभी तक जो H2O बना है वो गैसेस स्टेट में बना है। हमें H2O चाहिए लिक्विड, तो गैस से लिक्विड, वेपराइजेशन का उल्टा, लेकिन 1 मोल नहीं, 2 मोल, इसीलिए -2w। मोल से तो मल्टीप्लाई करोगे, पर मोल या उससे मल्टीप्लाई करोगे, या तो ऐसे करो, या फिर दूसरा तरीका एरो बना के कर सकते हो। H2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस H2O लिक्विड, इसको कन्वर्ट कर लो यहां पर H2O गैस, और इसमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 2w। यहां से यहां अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये डेल्टा एच आपको फाइंड आउट करना है। यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हो, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो 2x प्लस वाई माइनस 4z। लक्ष्य सर होमवर्क दे दो, एडवांस की एक्सरसाइज देंगे, अभी देंगे बेटा। क्यों नहीं करेंगे बेटा, ये एरो इधर है, ये एरो नीचे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो 2x प्लस वाई माइनस 4z। ये दोनों क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा एच प्लस 2w। एक मोल H2O में 2 बॉन्ड, एक और एक, तो 2 मोल में 4 बॉन्ड। एक में 2 बॉन्ड, तो 2 में 4 बॉन्ड, इसीलिए 4z कर लिया, इतना सही किया। देखो, मैं आपको एक और चीज बताऊं, पहले ही हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, नंबर ऑफ लेक्चर जितने मैंने सोचे थे उससे थोड़े ज्यादा ही चल रहे हैं, तो अब उसमें और स्लो नहीं कर सकते बेटा। रिवीजन और इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम की वैसे ही कमी है, पहले ही हम स्लो चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं, इसी तरह से करेंगे तब जाके कहीं हमारा कोर्स नवंबर तक कंप्लीट हो पाएगा। तो इसको और स्लो नहीं किया जा सकता किसी भी कारण से। नाउ, ये तो बॉन्ड एंथैल्पी वाला पार्ट मैंने आपको बताया। बॉन्ड एंथैल्पी पर एक दो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक दो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। फाइंड CH4, फाइंड CH bond enthalpy using delta H combustion of CH4
-1000 kJ per mole. Delta H formation of H2O liquid. Delta H formation of CO2 -350 -400 सब किलो जूल पर मोल है. डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट 700 एंड bond enthalpy of HH bond 300 किलोजूल. अब यहां पर एक ही क्वेश्चन में कंबशन का भी डेटा है, फॉर्मेशन का भी डेटा है, एटोमाइजेशन का भी डेटा है, एचएच बॉन्ड एंथैल्पी का भी डेटा है. अब सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो है वो सब मिक्स हो गई और निकालना क्या है आपको? सी एच बॉन्ड एंथैल्पी. क्या निकालना है? सी एच बॉन्ड एंथैल्पी. बताओ अब कैसे करोगे? सोचो थोड़ा. क्या हम कर सकते हैं यहां पर? क्या हमें करना चाहिए? ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. करो करो, सोचो कैसे होगा. एक हिंट देता हूं. सबसे पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा पता है? CH4 का फॉर्मेशन फाइंड आउट करो. यानी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 कैसे निकलेगा ये? तो चलिए करते हैं इसको. CH4 का कंबशन का डेटा दे रखा है, मतलब हमें इस रिएक्शन का डेटा दे रखा है. अप्रोच क्या होगी वो समझाता हूं. अगर मुझे CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, तो किसी तरह से हमें एक ऐसा ही रिएक्शन लिखनी होगी जिसमें या तो CH बॉन्ड टूट रहा है या CH बॉन्ड बन रहा है. या तो CH बॉन्ड टूट रहा है या CH बॉन्ड बन रहा है. फिर हम उस पर फॉर्मूला लगाएंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. तो
तो CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी का आंसर आ जाएगा। हाँ, बाकी सारे बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा पता होने चाहिए, बाकी सारी बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा पता होने चाहिए। अब यहां पर CH4 के हमने कंबशन की रिएक्शन लिख दी। क्यों लिखी? क्योंकि हमें CH4 का कंबशन का डेटा दे रखा है। अब अगर हम इस रिएक्शन पर बॉन्ड एंथैल्पी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इस रिएक्शन पर बॉन्ड एंथैल्पी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? चलो, CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी वो तो हमें निकालनी है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी नहीं पता, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए वो भी नहीं पता, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए वो भी नहीं पता। यानी यहां पर अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो बहुत सारे डेटा जो हमें चाहिए वो नहीं पता है, और जो पता है उसका कोई काम नहीं है, उनका कोई यूज नहीं आ रहा है। तो क्या करें? तो यहां पर अब मैं आपको एक बता रहा हूं क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन फाइंड आउट करो, वो हम कर सकते हैं क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एच पता है -1000, ये डेल्टा एच रिएक्शन हमें पता है, इसका फॉर्मेशन पता, इसका फॉर्मेशन पता, ऑक्सीजन का 0। तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, CO2 बन रहा है -400, H2O के 2 मोल तो -700, 350 का डबल कर दिया, माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 जो कि हमें निकालना है। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 यहां पर कितना आ गया? -100। -100 आ गया। अब क्या करें? अब यहां पर CH4 के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो। CH4 के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखिए। तो CH4 की फॉर्मेशन की अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2, और इस पर अब हम बॉन्ड एंथैल्पी वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारा काम हो जाएगा। इस रिएक्शन का डेल्टा एच पता है -100, ये डेल्टा एच पता है हमें। अब ये तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की तो बॉन्ड का कोई डेटा नहीं है, तो एटोमाइजेशन यानी कार्बन गैस में तो एटोमाइजेशन 700, एटोमाइजेशन मतलब कार्बन एटम्स अलग अलग हो गए। HH बॉन्ड एंथैल्पी कितने मोल? 2 बॉन्ड यानी 600, माइनस ये बॉन्ड तो बन रहे हैं कितने? 4, x लिख देता हूं, या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, ये वैल्यू इधर वो इधर, तो 4 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड 1300, 1400 डिवाइडेड बाय 4, यानी आंसर इज 350। बिल्कुल किसी ने लिखा था, हर्षित ने लिखा है। हर एक रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन ही होता है। कोई भी रिएक्शन का डेल्टा एच, अगर वो फॉर्मेशन की रिएक्शन है तो डेल्टा एच फॉर्मेशन, कंबशन की रिएक्शन है तो डेल्टा एच कंबशन। ये किसकी रिएक्शन है? CH4 के कंबशन की, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? -1000। ये किसकी रिएक्शन है? फॉर्मेशन की। किसके फॉर्मेशन की? CH4 की, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 जो कि कितना है? -100। समझ में आया? और नेक्स्ट टाइम जब भी कभी ऐसा हो कि ये इस तरह से 3 डेटा का कॉम्बिनेशन आपको मिले, कभी भी ऐसा अगर हुआ, आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन और H2O और CO2 का फॉर्मेशन, इसका कंबशन और इन दोनों का फॉर्मेशन अगर इस तरह से है तो समझ जाओ जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन दे रखा है सबसे पहले उसका फॉर्मेशन निकाल लो, सबसे पहले उसका फॉर्मेशन निकाल लीजिए।
अगर ये तीनों डेटा दे रखे हैं तो जिसका कंबशन है CH4 का कंबशन, तो पहले कंबशन से फॉर्मेशन निकाल लो, फिर इन दोनों डेटा का कोई यूज नहीं है, फिर इनका कोई यूज नहीं है। एक्चुअली होता क्या, इतने सारे डेटा होते तो ये समझ में नहीं आता कि सर कौन सा यूज करूं कौन सा नहीं करूं। पहली चीज, ये क्वेश्चन अब एक स्टेप में नहीं होगा, ये क्वेश्चन एक स्टेप में नहीं होगा, इसीलिए पहले कौन से डेटा यूज करें बाद में कौन से डेटा यूज करें ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले ये डेटा यूज करो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कंबशन दे रखा है उसका फॉर्मेशन निकाल लो। अब इस डेटा का कोई काम नहीं है, अब आपको बाकी डेटा को यूज करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी भी बहुतों को कंफ्यूजन है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों किया है। कुछ लोगों को पता है, आदत होती है लेफ्ट चलना है तो लेफ्ट बोलोगे तो राइट चलेंगे, राइट बोलोगे तो लेफ्ट चलना है, सब उल्टा करना है सब। वैसे पता नहीं क्यों गलत काम, गलत आदतें बड़ी जल्दी पकड़ते हैं ना। गलत काम करने में बड़ा मजा आता है, गलत आदतें बड़ी जल्दी हो जाती, सही काम सही आदतें मुश्किल से आती है, सही बात। इतनी बार बोला है कि ये रिएक्शन कंबशन की है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये रिएक्शन किसकी है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां वैल्यूज किसकी है, फॉर्मेशन की, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये डेटा क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। यहां वैल्यूज क्या पुट कर रहे हो उससे मतलब है, वैल्यूज से मतलब है, ये रिएक्शन फॉर्मेशन की है कंबशन की है एटोमाइजेशन की, उससे मतलब नहीं है। ये बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यूज है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये फॉर्मेशन की है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सब कुछ सही है बेटा, वापस से 2 बार 3 बार जितनी भी बार हो करना। ये सारे डेटा यहां दे रखे हैं, उन्हीं को लिखा है मैंने, तो उन्हीं वे डेटा को पुट किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से कर लेना। बहुत सारी बातें अपने आप इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी, इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। हाँ, किसी ने एक सही बात भी बोली, प्रिंस ने भी बोला सर, और सही टीचर्स भी कम समझ में आते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, बहुत सही कह रहे हो तुम। हाँ, ऑर्डर गिव्स वे टू डिसऑर्डर स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल सही कहा विकास तुमने। बॉन्ड एंथैल्पी नहीं दे रखी, कार्बन की कभी बॉन्ड, ग्रेफाइट की बॉन्ड एंथैल्पी नहीं होगी बेटा। ग्रेफाइट में बताओ कितने बॉन्ड है, ग्रेफाइट का क्या डिफाइंड है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्योंकि ग्रेफाइट में सॉलिड होता है, ग्रेफाइट के लिए कभी बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन नहीं होगी। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं आप लोगों को, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज व्हेन 3 मोल phosphorus atom is converted into P4 gas. Given bond enthalpy phosphorus equals to 300 kilojoule per mole. नवदीप इज सेइंग सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तुम्हें भी लगता होगा ना सर की कोई तारीफ करता है तो खट खट से नाम बोल देते हैं उसका, है ना।
मयंक कह रहा सर आज तो बहुत क्वेश्चन करवा रहे हो। अरे भाई भाई, बहुत सारा प्यार उमड़ रहा है, बहुत सारा प्यार उमड़ रहा है भाई। एक और ने लिखा, प्रवीण कहता सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो लेकिन समझ में नहीं आता। हाँ। नाम बुलवाने की निंजा टेक्निक। इसका आंसर बताओ भाई, पहले अब जल्दी से इसका आंसर बताओ। बहुतों के नाम आ रहे हैं भाई, बहुतों के नाम आ रहे हैं। देखो मेरे से इतनी ज्यादा खुशी एक साथ नहीं झेल पाता हूं मैं, थोड़ा रुक जाओ। अब इस क्वेश्चन को कर लो। हाँ। सर की स्माइल देख रहे हो, ओहो। है। अच्छा ये बताओ, फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर पता है क्या? P4 का स्ट्रक्चर पता है क्या? P4 का स्ट्रक्चर पता है क्या? आंसर 900, ऐसा? 3 into 300 विथ साइन आंसर लिखो, देखो कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज विथ साइन आंसर आना चाहिए। चलो, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जन आपका कहना है आपको पता है, बहुत बढ़िया। ये फॉस्फोरस एटम्स, यहां पर एक फॉस्फोरस, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, और यहां पर भी एक। 5400 विथ साइन। चलो एक माइनस में ही आएगा, इतना तो मैं बता देता हूं, बट जो ऑप्शंस मेरे को दिख रहे हैं, देखो प्लस में तो होगा ही नहीं। -900, -5400, -1350। यार ए भाई, तुम अपना नाम बदल लो ना यार। क्या बोलूं तुम्हें? ये कोई नाम है? हाँ। इस वैसे एक बात बताऊं, मेरे घर का जो है ना वाईफाई इसी नाम से है। अब पूछोगे क्यों? उसका लॉजिक ये है कि हमारी मेरी फैमिली में मैं सबके नाम ए से हैं। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सबका, इसीलिए ए। अच्छा, पापा से मार खाते वक्त लिखा होगा उसने। चलो, बट करेक्ट आंसर इज -1350। एक तो देवज्ञ का आया था, और किसका था आंसर -1350, और किसी का भी था। पहला नाम देवज्ञ था और किसी का भी -1350 था। कैपिटल स्मॉल उससे, अमन, कृष्णा। हाँ, ए का भी था, आ का भी था, मल्टीपल है ना। चलिए, अब मैं बताता हूं कैसे क्या गड़बड़ हो रही है। पहली चीज तो ये बताओ, क्या इसका 1 मोल बन जाएगा क्या? क्या ये 1 मोल बन जाएगा?
इसका अगर 1 मोल बनाना है तो 4 मोल फॉस्फोरस एटम चाहिए, हमारे पास 4 मोल तो है ही नहीं। तो पहले एक काम करते हैं, इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालते हैं, या तो ऐसे करो, इस रिएक्शन का डेल्टा, अब अगर इसके 4 मोल्स है तो कह सकते हो कि 1 मोल P4 बन जाएगा, ये 1 मोल बन जाएगा। अब यहां पर इस रिएक्शन का अगर डेल्टा एच पूछे तो कोई बॉन्ड तो तोड़ना ही नहीं पड़ रहा, तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एंथैल्पी 0, बॉन्ड केवल बन ही रहे। अब कितने मोल बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 300, इतने मोल बॉन्ड बन रहे हैं, तो -1800। लेकिन ये कब है, जब 4 मोल फॉस्फोरस एटम है। क्या हमारे पास फॉस्फोरस के 4 मोल्स हैं? नहीं, तो यूनिटरी लगा दो। अब अगर आप यूनिटरी लगाओगे तो 4 मोल्स से इतना, तो 3 मोल से कितना होगा, ये आंसर आ जाएगा। यूनिटरी लगा दो। तो पहले इस रिएक्शन का फाइंड आउट किया, लेकिन ये तब है जब फॉस्फोरस के 4 मोल्स है, अगर 3 मोल्स है तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक और तरीका बता रहा हूं, एक और तरीका यहां पर अब मैं बता रहा हूं, इसी को ऐसे मत करो। एक दूसरा तरीका क्या है, यहां से देखो कि एक फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, एक फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है 3 बॉन्ड। लेकिन ऐसे काउंट करें तो एक फॉस्फोरस 3 बॉन्ड, तो 4 फॉस्फोरस कितने हो जाएंगे, 12 बॉन्ड। 12 तो नहीं है, 6 ही है। क्यों 6 है, क्योंकि हर एक बॉन्ड 2 बार काउंट हो रहा है, जैसे एजेस 2 बार काउंट होते ना, उसी तरह से। ट्रंकेटेड वाला एग्जांपल याद आ रहा हो सॉलिड स्टेट में, तो यहां पर भी एक काम करो, या तो ऐसा करो कि इस बॉन्ड को इसके साथ पूरा पूरा काउंट मत करो, क्योंकि एक बॉन्ड 2 में शेयर हो रहा है, तो आधा काउंट करो, जैसे 1/8 तो ऐसे करते हैं, आधा आधा आधा। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो एक फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 1.5। एक फॉस्फोरस 1.5 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 मोल फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाएंगे, इंटू 3, इतने बॉन्ड बनेंगे। और एक बॉन्ड से कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, 300, तो इंटू 300, ये आंसर है। इसका फायदा मैं बताता हूं कहां होगा। चलो यहां पर तो आप समझ में आया क्या किया मैंने, आधा 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 काउंट किया, इंटू 3 मोल इंटू 300। जैसे डायमंड है, अब डायमंड में मैं आपसे कहूं बॉन्ड काउंट करो, 3 मोल कार्बन एटम इज कन्वर्टेड इनटू, थोड़ा सा इसको है ना अजीब सा है, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी तभी यूज करते हैं जब गैसियस फॉर्म में हो, तो ये मान लो गैसियस डायमंड, थोड़ा अजीब सा साउंड करता है, लेकिन समझाने के लिए ठीक। गिवन सीसी बॉन्ड एंथैल्पी 400, अब बताओ यहां पर कितनी हीट इवॉल्व होगी। अब हम वहां पर और कोई तरीका काम नहीं आएगा, मेरा वाला तरीका ही काम आएगा। अब मैंने जो तरीका बताया वही काम आएगा, कोई और तरीका यहां काम नहीं आएगा। सिक्सटीन हंड्रेड, 2400, 1800, 1600, 2400, 1800, तो आंसर इज 2400।
अब कार्बन के लिए कैसे बॉन्ड काउंट करोगे, क्योंकि डायमंड में एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, आधा 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 आधा, तो इफेक्टिवली कितने बॉन्ड हो गए, दो, एक कार्बन दो, 3 मोल, 3 × 400। स्कूल का बहुत प्रेशर है बेटा, देखो यार अब वो तो तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा गोविंदम। चलिए नेक्स्ट, दिस इज अबाउट बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी वाला पार्ट हमने किया। अब हम मेजर क्वेश्चंस जो बनते हैं मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में, इन्हीं पर बनते हैं। कंबशन, फॉर्मेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, मेजर क्वेश्चन इसके, मोस्टली क्वेश्चन इसी पर बनते हैं। यानी 80% क्वेश्चन जो बनते हैं इस चैप्टर में इन्हीं पर बनते हैं। अब लेकिन कुछ और टर्म्स भी है, उन पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ी बहुत टर्म्स ऑलरेडी आपको पता है, तो जल्दी से अब उनको करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये वर्ड ऑलरेडी बहुत बार आप यूज कर चुके हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप इसको यूज कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से इसको करेंगे। लेकिन इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊंगा। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, 1 मोल नहीं, एंथैल्पी चेंज व्हेन an electron is removed from each of 1 mole of gaseous atom. Each of 1 mole of gaseous atom, मतलब अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, गैसियस होना चाहिए। आपको पता गैसियस एटम का मतलब क्या, जब भी मैं बोलता हूं गैसेस एटम का मतलब होता है कि उसके आसपास कोई और एटम नहीं होना चाहिए, किसी और एटम का ना तो अट्रैक्शन होना चाहिए ना रिपल्शन होना चाहिए, इससे हम बोलते हैं गैसेस एटम। मतलब गैसेस एटम यानी आइसोलेटेड एटम। गैसेस एटम मतलब आइसोलेटेड एटम, वर्ड आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल देवज्ञा ने ये वर्ड बोला है। बिल्कुल। तो अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो इसे बोला जाता है IE1। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो इसे बोला जाता है IE2, और इसी तरह से IE3, IE4। और यहां पर जो IE2 होता है, IE3 होता है, वो हमेशा IE2 से ज्यादा होगा। ठीक है, IE3 यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले से और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज बढ़ती जाती है। नाउ यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है साहब, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एक और वर्ड आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलते हो आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हो या आयोनाइजेशन आप एनर्जी बोलते हो, सोचो। अभी तक आप जब भी इस तरह का वर्ड कहीं यूज होता है तो क्या बोलते आए हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। माइनस का साइन कहां दिख गया भाई तेरे को, किसी को? इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस लगाऊंगा ही ना। बोलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते आए हो या आयोनाइजेशन एनर्जी? कोई कह रहा है एनर्जी, कोई कह रहा है एंथैल्पी, कोई कह रहा सर हम तो IE बोलते हैं, आपकी इच्छा हो जो कर लो। आपकी इच्छा, तो IE एनर्जी, IE एंथैल्पी, हम तो केवल IE बोलते हैं। अच्छा आप ये बताओ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी?
कोई कह रहा वैसे तो हम दोनों ही बोलते हैं, एनर्जी इज मैग्नीट्यूड, नो डिफरेंस। यस, क्या है भाई हर्षिल, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है तो क्या है? साइन का डिफरेंस है, कोई कह रहा है। कोई कह रहा है सर एवरेज होगी। ओके 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 ओके, किसी ने कुछ लिखा बट सॉरी मैं कुछ नाम नहीं पढ़ पाया। जिसने लिखा है वो पता चल रहा है, उसको वापस लिखो। एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी। पता है ये चैप्टर 11th का है, 11th के स्कूल के आप एग्जाम दे चुके होंगे, उसके लिए एनसीईआरटी शायद पढ़ी होगी। और एनसीईआरटी में इन दोनों में डिफरेंस दो जगह हाईलाइट किया हुआ है एनसीईआरटी में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में भी और एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में भी, दो जगह इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है। आपको पता है, बॉक्स बना बना के नीचे लिखा हुआ है। आर्यन सही बोल रहे हो तुम। बेसिकली आयनेशन एनर्जी इज आयनेशन एंथैल्पी एट 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन का जो डेटा होता है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। मतलब अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज करता हूं, इसका मतलब टेम्परेचर बताने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर 0 केल्विन है। अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा देता हूं तो टेम्परेचर 200, 300, 400, 500 केल्विन कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर बताना पड़ेगा मुझे। बट आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा देता हूं तो मुझे टेम्परेचर बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपने नोटिस किया बॉन्ड एंथैल्पी वाला जो पार्ट हमने डिस्कस किया था, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मैंने हमेशा वर्ड बॉन्ड एंथैल्पी बोला है। अगर आपने बॉन्ड एनर्जी वर्ड यूज कर लिया मतलब 0 केल्विन पर। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड एंथैल्पी एट 0 केल्विन। लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एनर्जी यानी लेटिस एंथैल्पी एट 0 केल्विन। इसीलिए सही वर्ड एंथैल्पी है, एनर्जी नहीं है। अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी की जगह बॉन्ड एनर्जी बोलते हो, आयनेशन एंथैल्पी की जगह आयनेशन एनर्जी बोल रहे हो, इसका मतलब वो सब 0 केल्विन का डेटा है। हाँ, अब क्वेश्चन आता है सर 0 केल्विन पर कैसे निकालेंगे, 0 केल्विन कैसे? तो ये ऑन पेपर निकाला जाएगा। किस इक्वेशन से? किरचॉफ इक्वेशन से। अगर आपको ये निकालना है तो किरचॉफ इक्वेशन से निकाल सकते हो। वहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आयनेशन एनर्जी निकालना है तो आयनेशन एनर्जी के लिए क्या करना होगा? आयनेशन एनर्जी, किरचॉफ इक्वेशन, यानी बॉन्ड एंथैल्प आयनेशन एंथैल्पी एट टी केल्विन माइनस आयनेशन एंथैल्पी at 0 Kelvin equals to delta CPR T माइनस 0, राइट। और इसी को हम क्या बोल देंगे? आयनेशन एनर्जी। यही हमारी क्या हो जाएगी? आयनेशन एनर्जी। हाँ, उसके लिए क्या पता होना चाहिए? डेल्टा सीपीआर। अब डेल्टा सीपीआर की वैल्यू क्या होगी? इसका, ये मोनो एटॉमिक है, ये मोनो एटॉमिक है, तो इसका सीपी क्या होगी? सीवी 3/2 आर, तो सीपी 5/2 आर, सीपी 5/2 आर। ए प्लस, अंदर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अंदर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसका सीपी भी क्या होगा? 5/2 आर, 5/2 आर। इसका भी 5/2 आर, इसका भी 5/2 आर, तो क्या जीरो? क्या जीरो? नहीं, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, इसका भी सीपी सीवी मोनो एटॉमिक की तरह ही डिराइव होता है। 5/2 आर इलेक्ट्रॉन का, इसका भी 5/2 आर, इसका भी 5/2 आर, तो नेट यहां आ जाता है 5/2 आर। दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी एट टी टेम्परेचर। ये एनसीईआरटी में डिराइव्ड है, ये एनसीईआरटी में डिराइव्ड है। ढूंढ लेना, पेज नंबर ढूंढ के आना, मुझे बताना कि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला तुम्हें कहां मिला है। एक जगह नहीं, दो जगह मिलेगा, राइट। तो आज के लिए यही होमवर्क थर्मोकेमिस्ट्री से दे रहा हूं।
कहाँ तक किया हुआ है यार थर्मोकेमिस्ट्री में? इस पे तो दिखाना पड़ेगा यार मेरे को। चलो छोड़ो। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। और आप लोगों के लिए कहूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा पुरानी शीट को वापस से करो, जो बचा हुआ पार्ट है अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर मैं बचा हुआ पार्ट दूंगा, तो मुझे लगता है कि उस फ्लो में और आसानी से होंगे। तो एक दो दिन का टाइम है, तब तक आप थर्मोडायनेमिक्स में जो भी होमवर्क पहले मिला था उसी को वापस से करो, फिर नए क्वेश्चंस दूंगा ताकि हमारा फ्लो में हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करो मेजर पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स का 2-3 दिन में, नेक्स्ट 2-3 दिन में उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। इस वीक में हम, यानी ये तो मंडे है, सब फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे की क्लास में हो सकता है हम थर्मोडायनेमिक्स का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो और डिस्कस करें, लेकिन थोड़ा फ्लो में आओ, करोगे होगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार करने से थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से होने लगेंगे, टफ क्वेश्चन होने लगेंगे, तो वो नहीं होना है। 2-2 बार 3-3 बार करोगे तब जाके वो फ्लो आएगा। ठीक है, तो करते रहो, लगे रहो, सब हो जाएगा। बाय बाय।